जैसे कि आज हम लोग देखने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया, यानी अंडरस्टैंडिंग इंडिया का जो हम लोग यूनिट 2 देखने वाले हैं। यूनिट 2 में जो पहला पार्ट था ई भाग, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है। आज हम लोग एफ भाग, एफ जो पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखने वाले भारतीय मंदिर वास्तुकला के बारे में। आखिरकार भारतीय मंदिर वास्तुकला में जो दिया गया है नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसारा शैली, ये सब चीज़ों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये सब होते क्या है, इनकी प्रमुख प्रमुख चीज़ें क्या है। चलिए, तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान के चलिए स्टूडेंट, देखिए देखिए स्टार्टिंग में यानी प्रारंभिक मध्यकालीन मध्ययुगीन काल में जो लिखे गए जो शिल्प शास्त्र थे, जो शिल्प शास्त्र यानी जो स्टार्टिंग का जो समय था मिडिल ईस्ट का जो समय था, उस समय जो शिल्प शास्त्र लिखे गए थे, जो ग्रंथ लिखे गए थे, उसमें मंदिर के वास्तुकला का उल्लेख मिलता है। यानी मध्यकाल का जब से समय स्टार्ट हुआ था, प्रारंभिक समय यानी स्टार्टिंग फेज जब स्टार्ट हुआ था, तो उसमें जो किताबें में लिखे गए थे शिल्प शास्त्र या स्थापत्य जो ग्रंथ थे, उसमें क्या, उसमें जो भारत का जो मंदिर का जो वास्तुकला है ना, उनका 3 जो प्रमुख शैली है उसके बारे में उल्लेख मिलती है। वो सारी चीजों को देखने को मिलती है। सबसे पहला था स्टूडेंट नागर शैली, समझ गए। इसका वास्तुकला का उल्लेख कहाँ पर मिला, शिल्प शास्त्र या स्थापत्य जो ग्रंथ है उसमें भारत का जो मंदिर था उसकी वास्तुकला का इसका में उल्लेख मिला। सबसे पहला था नागर शैली, फिर सेकेंड थे द्रविड़ शैली और थर्ड था बेसारा शैली। ठीक है, ये सब शैली के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें, देखिए ये जो तीनों शैली है ना, मान ये जो 3 शैली जो दिया गया है नागर, द्रविड़ और बेसारा, ये तीनों शैली जो पास्ट में यानी जो समय बीत गया उस समय किस नाम से जानी जाती थी, उस समय आप जो पंचायतन शैली के नाम से जाने जाने वाली स्थापत्य शैली से विकसित हुई। यानी जब ये जो शैली थी, ये जो 3 शैली है पूर्व में यानी पास्ट या पंचायतन जो शैली होता है, पंचायतन शैली के नाम से, पंचायतन शैली के नाम से जाने जाने वाली एक प्रकार से स्थापत्य कला से ही विकसित हुई थी। मानिए किससे विकसित हुई थी, जिसको हम इसको पंचायतन शैली के नाम से जानते हैं, ये किस शैली से विकसित हुई स्टूडेंट, ये जो स्थापत्य शैली है उससे ही यह विकसित हुई थी। समझ गए। इसमें अगर ये हम देखिए, हम लोग इसको अगर अच्छे से समझे तो ये हम यह बताते हैं, ये 3 शैली है जिसको पाठ में किसके, पंचायतन शैली के नाम से जाने जाने वाली स्थापत्य शैली से ही यह विकसित हुई है। देखिए नागर शैली, नागर शैली का जो उदय है ना, नागर शैली का उदय कब हुआ था, नागर शैली का उदय उत्तर भारत में हुआ है। आपसे क्वेश्चन ये दे सकता है, नागर शैली का उदय कौन से भारत में हुआ है, 3-4 दे देगा, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत, इस टाइप से उत्तर दे देगा। तो जो स्टूडेंट क्लास कर रहे हैं वो बोलेंगे उत्तर भारत में। और जो द्रविड़ शैली है, द्रविड़ शैली कहाँ पर विकसित हुई है, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में विकसित हुई है। नागर शैली का उदय उत्तर भारत में हुआ था, तो द्रविड़ शैली का जो विकसित हुई थी वो दक्षिण भारत में। और जो वेसरा शैली है, वेसरा शैली कर्नाटक का जो प्रायद्वीप क्षेत्र है, इन दोनों का जो शैली उसके संयोजन से उभरी। यानी जो वेसरा शैली है ये कैसे बनी, जो देखिए जो कर्नाटक है ना, जो हमारा कर्नाटक एक प्रकार से उसका जो प्रायद्वीप का जो क्षेत्र होता है, जहाँ माने पर्वतीय वाली जो क्षेत्र होता है, यानी पर्वत वाला पत्थर वाला क्षेत्र, उन पर्वत वाले क्षेत्र में इन दोनों शैली का क्या हुआ, एक प्रकार से संयोजन हुआ। यानी नागर शैली का द्रविड़ शैली का क्या हुआ, संयोजन हुआ। इन दोनों जो शैली का संयोजन हुआ, इन दोनों जो शैली मिले, इनके संयोजन के रूप में ही इसका क्या हुआ, एक प्रकार से विकास हुआ। देखिए ये जो 3 शैली है ना, ये 3 शैली कहाँ पर कैसे बनी है, ये 3 जो शैलियाँ हैं ऊंचे चबूतरे पर बनी हुई है। ये 3 शैली, द्रविड़ शैली, नागर शैली और बेसारा शैली, ये एक प्रकार से बहुत ही ऊंचे ऊंचे चबूतरे पर बनी हुई है। और इनमें क्या है, इनमें उत्कृष्ट नक्काशी है, यानी एक प्रकार का इसका नक्शा भी उत्कृष्ट नक्शा से बना हुआ है। मानिए जो 3 शैली जो बनी हुई है ऊंचे ऊंचे चबूतरे में, कैसी बनी हुई है, एक प्रकार से प्रॉपर में नक्शा बनाया गया है, उससे ही यह बनी है। और ये क्या है, और एक ये मजबूती और विस्तार में एक प्रकार से विशाल है। ये किसमें विशाल है, इसका जो मजबूती है, जो इसे एक्सपेंड किया गया वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही बड़ा है। ठीक है, देखिए मूलतः जो है ना, मूलतः इनके विकास को 3 चरणों में विभाजित किया गया। इनके विकास को कितने चरणों में विभाजित किया गया है, जैसे जो शैली थी स्टूडेंट, अगर मैं कुछ फास्ट बोल रहा हूँ, अगर कुछ धीरे बोल रहा हूँ तो आप लोग एक बार जरूर बताइएगा।
यूट्यूब वाले भी स्टूडेंट बताएंगे और जो ऐप में देख रहे हो वो भी स्टूडेंट बताएंगे। ओके, चलिए मूलतः देखिए इनके विकास को 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। इनके विकास को कितने चरणों में विभाजित किया जा सकता है स्टूडेंट? इनके विकास को 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला चरण क्या था? पहला चरण में साधारण स्तंभ और संरचनाएं थी। माने इसका जो पहला चरण था फर्स्ट में, उसमें स्तंभ गाड़े गए थे, उसका एक प्रकार से स्ट्रक्चर बनाया गया था। दूसरा चरण में अधिक नक्काशी जोड़ी गई थी। माने दूसरा जो चरण उसमें क्या हुआ था, उसको कुछ मॉडिफाई किया गया और उसके जो ऊपरी भाग उसको हुआ भारी हो गया। ठीक है, जिससे क्या होता था, जिससे स्तंभों को भी अधिक अलंकृत किया जा सकता। इसके करने से क्या होता था, इस जो नक्काशी किया गया पहला दूसरा चरण, इससे क्या हुआ, स्तंभ जो तो वह अधिक अलंकृत। अलंकृत माने होता है उसको अच्छे तरीके साज सजा से सजा कर रखना। यह हो गया एक प्रकार से अधिक अलंकृत किया गया। और तीसरा चरण क्या था? तीसरा चरण में शिखर जो है, शिखर और स्तंभ दोनों पर अधिक अलंकरण जोड़े गए। माने तीसरा जो अंतिम चरण उसमें क्या हुआ, शिखर जो है, शिखर और जो स्तंभ है, माने जो शिखर है, शिखर ये जो ऊपरी भाग, ठीक है, और जो स्तंभ है, दोनों पर क्या हुआ, अधिक अलंकरण जोड़ा गया। माने उसको अधिक तरह के सजाया गया, अधिक माने उसको अधिक अधिक तरह से मॉडिफाई किया गया, नई नई चीजें उसमें जोड़ी गई। और कला में विकास का क्रम अत्यंत जटिल रहा। कला जैसे कि ये सब जो कला थी, इसमें जो विकास किया, माने धीरे जो विकास किया जाता था, वो जो एक प्रकार से बहुत ही जटिल था, बहुत ही हार्ड था। आप ही मान के चलिए कि आप एक पत्थर बनाते, अगर मंदिर बनाते और मंदिर की जो ऊपर वाली चीजें हैं, जो ऊपर में देखते होंगे एकदम संक टाइप, माने एक तरह से आपका त्रिभुजाकार का बना हुआ होगा। अगर उसको आप लोग बार बार मॉडिफाई करना कितना मुश्किल होगा। अगर एक मंदिर अगर बन के रेडी हो जाती है, उसको अगर आप लोग बार बार मॉडिफाई कीजिएगा तो कितनी दिक्कत होगी। देखिए ये सब चीजें क्या, ये सब चीजें आप लोगों को याद रखने का एक तरह से, देखिए ये एक तरह से यूपीएससी में भी आप लोगों को काम आ जाएगा और एक तरह से क्लास में भी। देखिए आपको मंदिर की वास्तुकला, यानी जो मंदिर का वास्तुकला के बारे में पढ़ रहे हैं, उससे संबंधित हम लोगों को क्या निम्नलिखित कारणों को शामिल किया जाना चाहिए। सबसे पहले क्या, क्षेत्र का माध्यम हम लोगों को देखना चाहिए, उस क्षेत्र का भौगोलिक परिस्थिति यानी ज्योग्राफिकल पोर्शन कैसा है, धार्मिक आवश्यकता है कि उस क्षेत्र में, प्रयुक्त कच्चा माल को चेक करना चाहिए हम लोगों को, मंदिर के जो संरक्षक है, जो मंदिर की रक्षा करते हैं, मंदिर की देखभाल करते हैं, अर्थात राजा और उनके आदर्श, उनके बारे में हम लोगों को पहले ये सब चीज ध्यान में रखना चाहिए। यह देखना चाहिए कि किस काल में मंदिर का निर्माण हुआ था, आखिरकार उस मंदिर का बनाने का उद्देश्य क्या था, संरचना जो बनाया गया आखिरकार उसका उद्देश्य, उसका मेन पॉइंट क्या था, उस समय और क्षेत्र के श्रमिकों और शिल्पकारों का कौशल स्तर। माने जिस समय जो मंदिर बनाया गया उस समय जो श्रमिक थे, जो कारीगर, जिसको आज के समय में लोग मजदूर बोलते हैं, शिल्पकार जो माने डिजाइन क्रिएट करते हैं, उन सब का कौशल स्तर, वो किस स्तर पर काम कर सकते थे, उनके कार्य करने की क्षमता क्या थी, वो सब चीजें देखना। जो दर्शक या स्थानीय आबादी और मंदिर के प्रति उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है, यानी स्थानीय आबादी यानी जो लोकल लोग रह रहे हैं, अगर उनके एरिया में किसी मंदिर का निर्माण हो रहा है, कोई भी चीज़ का निर्माण हो रहा है, तो हम लोगों को देखना चाहिए उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है, उसकी क्या थिंकिंग रहती है, उसकी क्या सोच रहती है, वो देखना चाहिए। मंदिर के सामाजिक और आर्थिक नियंत्रण, यानी मंदिर का समाज आर्थिक मानी वहाँ फंड क्रिएट हो रहा है कि नहीं, फंड आ रहा है कि नहीं, वो सब चीज़ों को हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर स्टूडेंट कहीं कुछ डाउट लग रहा हो, समझने में कहीं दिक्कत आ रही हो, अगर मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो आप लोग ये बता सकते हो, मैं इसको धीरे धीरे क्या करूँगा, इम्प्रूव करूँगा। ओके, देखिए सबसे पहले आपको ये याद रखना चाहिए कि गुप्त काल और उसके बाद कला केवल कला के लिए नहीं था। माने गुप्त, देखिए जो ये जो है ना, सबसे पहले आप लोग ये गुप्त काल और उसके बाद का जो कला है, केवल उसके बाद का जो काल वो केवल कला के लिए ही नहीं थी, समझ गए। जो गुप्त काल के बाद, गुप्त काल या उसके बाद की जो कला थी वो केवल कला के लिए नहीं थी, बल्कि कला और सांस्कृतिक के सामाजिक और आर्थिक पहलू भी बहुत मजबूत। माने सिर्फ कला को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था, कला, संस्कृति के सामाजिक और आर्थिक पहलू भी वहाँ क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण रखते थे।
भारतीय मंदिर जो है, भारतीय मंदिर सामाजिक इतिहास में भी क्या थे, भारतीय जो मंदिर है सामाजिक इतिहास में भी एक प्रकार से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या वहाँ क्या निभाते थे, इम्पोर्टेंट रोल को वो निभाते थे, भूमिका वह अदा करते थे। मंदिर भी क्या, मंदिर भी एक तरह बैंक, मंदिर भी क्या करती है, मंदिर भी एक तरह बैंकों की तरह काम करती है। जैसे क्या, जैसे आप लोग आजकल देखते हो कि मंदिर जाते हो, बहुत से गरीब लोग जो समर्थ नहीं, जो जरूरतमंद है, क्या वहाँ उसका आश्रय स्थल मिलता है, वहाँ पर खाने पीने की सुविधा मिलती है, और एक प्रकार से वो और क्या करते हैं, लोगों को रोजगार भी प्रदान करते हैं। रोज देखिए, अगर हम लोग देखें अगर रोजगार कैसे, तो रोजगार के साधनों में कैसे, तो रोजगार के साधनों में देवता के लिए गीत, नाचना, प्रसाद बनाना, माला और मिठाई बनाना आदि शामिल थे। आप लोग देखते होंगे, आप लोग जो मंदिर विजिट करते हैं, कोई भी टेम्पल जाते हैं, उसके मंदिर के बाहर प्रसाद बन मिलता होगा, माला मिलता होगा, मिठाई बन मिलता होगा, गीत होता होगा, नाच होता होगा, ये सब एक प्रकार से आपको रोजगार के साधनों में एक प्रकार से ये अवेलेबल है। और इसके अलावा, अगर इसके अलावा हम लोग देखें, इसके अलावा हम लोग देखें कि जिन क्षेत्रों में क्या होती है, कृषि यानी खेती अच्छी नहीं होती है, वहाँ के राजा वहाँ के लोगों को क्या देते हैं, वहाँ के राजा वहाँ के लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए मंदिर बनवाने की अनुमति देते थे। मान उस समय जो था, राजा थे, जो शासक करते थे, वो क्या, वो देखते थे कि आजकल यहाँ पर खेती अच्छी नहीं हो रही है, तो खेती अच्छी नहीं हो रही है, इसके लिए वो क्या करते थे, उन लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए मंदिर जो होता है, मंदिर बनवाने की एक प्रकार से क्या हुआ अनुमति, एक प्रकार से वह आदेश को देते थे। ठीक है। इन अद्भुत कलाकृति के सौंदर्य मूल्य को कम करके नहीं आंका जा सकता। माने यह जो कलाकृति थी या जो डिजाइन किया गया था, उसका जो सौंदर्य था, उसका जो ब्यूटी, उसका एक प्रकार से जो ब्यूटीफुलनेस था, उसको हम लोग कम करके नहीं देख सकते हैं, ये कम करके नहीं आंका जा सकता, उसका उस समय बहुत ही ज्यादा वैल्यू है। हम लोग आजकल के समय देखते हैं प्राचीन जो मंदिर है वो सब देखने में कितनी अच्छी लगती है, कितना अच्छा सौंदर्य रहता है उसका, कलाकृति, उसके अंदर का उसको किस प्रकार से बनाया गया, कितना मेहनत किया गया, वो देखने में कितना अच्छी तरीका से देख सकते। उसको हम लोग केवल देख के ही नहीं आ सकते, उसको जब बनाया गया उसमें कितनी मेहनत लगी होगी, कितना समय लगा होगा स्टूडेंट, ये भी आप लोग देख सकते हैं। ये प्राचीन भारतीयों की कुशलता और शिल्प कौशल को दर्शाती है। क्या करते हैं, ये प्रकार से जो इंडियन उसकी जो कुशलता है, उसकी जो शिल्प कौशल है, उसको वह दर्शाते हैं। देखिए हम लोग देखेंगे नागर शैली के बारे में। देखिए नागर शैली क्या है, नागर शैली कहाँ पर विकसित हुई स्टूडेंट, ये जो शैली जो है देश का जो उत्तरी भाग है, जो नागर शैली देश के उत्तरी भाग में विकसित हुई है, अर्थात ये कहाँ पर स्थित है, ये हिमालय और विंध्य जो पर्वतमाला है उसके जो बीच में स्थित भूभाग में। ये नागर शैली की जो वास्तुकला है, अगर हम लोग यह देखें कहाँ पर विकसित हुई है, या जो है देश के उत्तरी भाग में विकसित हुई है, और हिमालय और जो विंध्य पर्वत श्रृंखला है उसके बीच में स्थित हुआ एक भूभाग है। नागर शैली की वास्तुकला की देखिए कब हुई थी, या इसकी उत्पत्ति गुप्त काल में हुई थी। देखिए नागर शैली का अगर हम लोग विशेषता देखें तो नीचे पॉइंट में दिया गया है। देखिए नागर शैली के समय जो मंदिर बनाया जाता था ना, उस समय उसका जो सबसे ऊपरी भाग होता था, जिसको हम लोग शिखर बोलते हैं, वो कैसा था, एक प्रकार से मेरू पर्वत का प्रतीक था। जो शिखर पर्वत जो है उसका ऊपरी भाग कैसा था, एक प्रकार से मेरू पर्वत। मेरी पर्वत देखिए कैसे होता था, यहाँ पे आपका इस तरह से रहता होगा, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बना पा रहा हूँ, और ये गोल होता होगा, ये जो पोर्शन है ना ये पूरा गोल, और ये आपका त्रिभुजाकार होता होगा। समझ गया, इस प्रकार से मेरू पर्वत का क्या था, एक प्रतीक था। और जो मेरू पर्वत है इसका महत्व बहुत ही ज्यादा था। फिर उसके अंदर गर्भगृह होता था, गर्भगृह में जहां पर देवी देवताओं को रखा जाता था, जहां पर व्यक्तिगत संवाद का प्रतीक था। यानी मंदिर जब बनाया गया उसके अंदर गर्भगृह होता था, जहां पर जो हिस्सा देवी देवताओं के लिए रहता था। इसमें क्या, इसमें कलश रहता था, कलश, कलश आज भी प्रासंगिक, आज भी हम लोग कलश का यूज करते हैं। ये क्या है उसका, हाँ उसका ऊपर में देखिए आपका, हाँ यही मैं बताना चाहता था, जो उसका ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता था ना स्टूडेंट, एक प्रकार से
कलश टाइप का, उसको आप देखिए तो आपको वो एक कलश टाइप का देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया ऊपरी वाला भाग मेरू पर्वत, वो कैसा, वो एक कलश के टाइप में देखने को मिलता था। ये क्या है, ये आजकल के समय में जो होता है हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो उसमें कलश का क्या यूज किया जाता है। और ये क्या, और ये एक प्रकार से प्रतीकात्मक जल पात्र, ये कैसा पात्र है, ये एक प्रकार प्रतीकात्मक रीजनेबल जल पात्र है, ठीक है। और ये क्या, ये उर्वरता, उत्पादकता और एक प्रकार से जन्म का प्रतीक है। ये किसका प्रतीक है स्टूडेंट, ये उर्वरता का, उत्पादकता का और जो जन्म होता है उसका एक प्रकार से प्रतीक है। महामंडप, मंडप, अर्धमंडप, ये सभागृह थे। जो महामंडप था, जो मंडप था, अर्धमंडप, ये सब क्या थे, एक प्रकार से सभागृह थे। और ये जो है ना एक प्रकार से दक्षिण का जो मंडप होता था, मंडप जहाँ पर पूजा पाठ किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक प्रकार से मंडप बोलते हैं। ये सब क्या थे, ये सब छोटे छोटे मंडप थे, इसलिए इसको क्या बोला गया, सभागृह बोला गया। और ये सब जो मंडप थे ना, दक्षिण का जो मंडप था उसके जितने बड़े ये नहीं थे, उनके मुकाबले ये बहुत ही छोटे हुआ करते थे। इसका उदाहरण देखिए, 11वीं सदी में 11th सेंचुरी का लिंगराज मंदिर जो कहाँ पर स्थित है, भुवनेश्वर में। खुजराहों का कंदरिया महादेव मंदिर, ये कहाँ पर स्थित है, खुजराहों में। देखिए आप लोगों को मैंने क्या नागर शैली से रिलेटेड महत्वपूर्ण मंदिर के बारे में बताया, ये आप लोगों का क्वेश्चन दे दिया जाएगा। कांदरिया महादेव टेम्पल आपके किस शैली में थे, जो देखिए जैसे कांदरिया महादेव टेम्पल हो गया, लिंगराज टेम्पल हो गया, सन टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल, ये सब टेम्पल क्या थे स्टूडेंट, एक प्रकार से आपका तभी के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर हुआ करते थे। और आज के समय में भी अगर हम लोग इसका नागर शैली के बारे में देखना हो तो यह पर हम लोग इसका रूप देख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे द्रविड़ शैली की मंदिर वास्तुकला, यानी द्रविड़ शैली की मंदिर की जो वास्तुकला थी वो कैसी थी। ठीक, ये जो शैली है ना, ये शैली आपकी एक प्रकार से कौन सी भारत में देखी गई थी, ये शैली एक प्रकार से आपके दक्षिण जो भारत है उसमें देखी गई थी। और इसकी उत्पत्ति कब मानी जाती है, इसकी जो उत्पत्ति है स्टूडेंट, दक्षिण जो द्रविड़ शैली की जो उत्पत्ति है कब, ये गुप्त काल से भी, इसकी उत्पत्ति गुप्त काल से मानी जाती है। इसका जो उत्पत्ति है इसका जब से लोगों ने इसके बारे में जानना तो वो कौन सा समय था, गुप्त काल का समय था। यस, इस शैली में क्या हुआ था, इस शैली में प्रकार से स्तंभ और खंभों का क्या हुआ था, एक प्रकार से व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। मान यह जो शैली था, इस शैली में क्या किया जाता था, स्तंभ जो होते थे, जो खंभ होते थे, उनका जो व्यापक यानी बहुत ही मजबूत रूप में एक प्रकार से उसका उपयोग, उसका यूज किया जाता है। और जो इसका ऊपरी हिस्सा होता था ना, वो अधिक घुमावदार हुआ करता था। मानी जो द्रविड़ शैली की में जो मंदिर होती थी उस समय जो इसका ऊपरी वाला हिस्सा होता था वो क्या होता था, एक प्रकार से बहुत ही अधिक घुमावदार और बहुत ही ज्यादा माने वो सर्किल के तरह पूरा घुमावदार हुआ करता था। इसकी टावर की संरचना देखिए, इस टावर की संरचना कैसी होती थी, इस टावर की संरचना होती है स्टूडेंट पिरामिड नुमा, यानी पिरामिड नुमा इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं इसको, पिरामिड इसको हम लोग पिरामिड नुमा इस प्रकार से हम लोग इसको समझ सकते हैं। जिसमें क्या होता है, जिसमें एक के बाद क्या होती थी, एक के बाद एक मंजिलें बनती जाती थी। और जो हर इसमें क्या होता था, पिरामिड नुमा जो संरचना था इससे क्या होती थी, उसमें एक के बाद एक मंजिल बनती जाती थी और जो हर मंजिल है वह पिछला जो मंजिल उससे छोटी होती जाती है। इसमें कहा जाता था, इसमें जो प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता था, प्रवेश द्वारों को गोपुरम कहा जाता था। यानी प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता था, प्रवेश द्वारों के प्रकार से गोपुरम कहा जाता था। यह शैली क्या है, यह शैली में बाद में जोड़ा गया एक तत्व, यह जो शैली है इस शैली में क्या है, बाद में जोड़ा गया एक जो गोपुरम है वह एक प्रकार से तत्व था जो इसको बाद में जोड़ा गया था। जो द्रविड़ समय में जो मंदिर थी ना, द्रविड़ मंदिरों में 4 दीवारी थी, जबकि उनकी भीतरी उत्तरी समकक्षों में ऐसा नहीं था। द्रविड़ मंदिर जो दक्षिणों में पाई गई थी उसमें क्या था, उसमें 4 दीवारी थी
और जो उत्तरी समकक्षों में जो नागर शैली में जो मंदिर थे उसमें क्या था, चार दीवारी नहीं थी। अरे इसका एग्जाम्पल देखे तो इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे बृहदेश्वर टेम्पल, मीनाक्षी अम्मन टेम्पल, सौर्य टेम्पल और रामनाथ स्वामी टेम्पल। ठीक है, चलिए हम लोग क्या देखेंगे, वेसारा शैली के बारे में। वेसारा शैली, ठीक है, यह क्या है, यह नागर और द्राविड़ शैलियों का क्या एक संकर रूप है। माने वेसारा शैली कैसा, ये जो नागर और जो द्रविड़ शैली है उसका एक प्रकार से यह मिला हुआ एक संकर रूप है। और इसका उदय कब हुआ था, इसका उद्भव जो है स्टार्टिंग का जो मध्ययुगीन काल था तभी इसका उदय हुआ था। ओके स्टूडेंट, आवाज मेरी क्लियर आ रही है, कहीं कोई दिक्कत? यूट्यूब वाले स्टूडेंट बताएंगे उनको समझने में अच्छी तरीके से आ रही है, और हमारे ऐप वाले भी स्टूडेंट बताएंगे उनको समझने में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। देखिए इस शैली में क्या, इस शैली में शिखर शिखर भाग एक पेगोंडा की तरह होता है। माने जो आपका एक प्रकार से यह जो शैली आपका जो पर वेसारा शैली ये कैसा होता था, इसका जो शिखर भाग कैसा हुआ करता था स्टूडेंट, इस शैली का जो शिखर भाग एक पेगोडा की तरह, माने पेगोडा की तरह होता था। इस शैली में क्या होता था, इस शैली में मंदिर की जो ऊंचाई होती थी, जो वेसारा शैली में जो मंदिर की ऊंचाई होती थी वो बहुत थोड़ी कम हो जाती थी। और हम लोग वेसर शैली का उदाहरण देखें तो वेसर शैली का उदाहरण था, वेसर शैली का उदाहरण था पटाडकल में पापनाथ मंदिर शामिल है, बेलूर, हेलीबेडू, सोमनाथपुरा में होयसल मंदिर, ये सब क्या एक प्रकार से वेसर शैली का उदाहरण है। जैसे कि देखिए मैंने आपको बताया ना, चेन्नई सेवम टेम्पल, होयसल सेवरा टेम्पल, विरूपक्षा टेम्पल और कैलाश टेम्पल। ओके स्टूडेंट, कहीं कोई डाउट, कहीं कोई क्वेश्चन तो आप लोग पूछ सकते हो। चलिए, जैसे मैं बताना चाहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट यूट्यूब में देख रहे होंगे, मैं उनको बताना चाहूँगा स्टूडेंट, आप हमारे एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप है, एसकेजी ज्ञान ज्योति है एक यूट्यूब चैनल भी है और हमारा ऐप भी है। अगर आप लोगों को कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती, अगर आप लोगों को कहीं कहीं समझने में दिक्कत आती होगी, जैसे मैंने आज आपको समझाया, अगर आप इसी कोर्स को पूरा डिटेल में अच्छे तरीके से समझना चाहते हो, टेस्ट देकर एमसीक्यू बनाकर उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर कर अपना डाउट पूछकर, और इसमें सिर्फ आपका केवल सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग इंडिया नहीं, हमारे ऐप में आप जाइएगा उसमें आपका एक कोर्स दिखेगा, ऑल इन वन मास्टर कोर्स, जिसका प्राइस अभी 1000 रुपीज़ है। उसमें आपको टोटल पेपर की तैयारी कराई जाएगा, जैसे कि आपका मेजर पेपर, माइनर पेपर, सेक पेपर हो गए, एमडीसी पेपर, एसी पेपर, सेक पेपर और एक आईएएस पेपर। इसमें आपको टोटल डिटेल वे में तैयारी कराई जाएगी। हमारी जो टीम है, आपका जितनी भी डाउट होगा डाउट को सॉल्व किया जाएगा। ओके, एमसीक्यू कराई जाएगी। और हम लोग बताना चाहेंगे मेजर माइनर का, हम लोग मेजर माइनर को उसमें आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में बेस्ट लेक्चर प्लस जो बेस्ट नोट्स होगा वो प्रोवाइड कराया जाएगा, अगर आपको डिटेल वाइज में पढ़ना है। ओके, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसको और डिटेल में देखेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को कहीं कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, वरना हम लोग क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। जितने भी स्टूडेंट जुटे हुए हैं सभी को अपना डाउट पूछिएगा, तब तक आप लोग रिवाइज कीजिए, टेस्ट दीजिए। ओके, एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू सीरीज बनाऊंगा। चलिए।